हमारी बॉडी खुद इंस्ट्रक्ट कर रही है हमें कि मुझे ये प्रॉब्लम आने वाली है। इवेंचुअली हमें पता चलता है कि हाँ हमारे पीछे तो डिजीज़ बहुत बड़ी चल रही है। बॉडी हमें पहले ही कहना चाहती है कि हम मेरे को ये बचा लो। आज के दिन इंसान जो है वो अपनी बॉडी के साथ ही डिटैच हो चुका है। क्यों? पे लोग अपने पर ध्यान नहीं देते हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। बॉडी की जो साइंस है उनको पढ़ना सीखिए। आपकी हार्ट रेट इतनी सी भी ऊपर नीचे हो, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या आपको अपनी एटलीस्ट रिपोर्ट्स खुद से निकलवानी चाहिए। अब आने वाली जनरेशन तो आई थिंक इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लोग कहते हैं कि 21 डेज तक अगर हम कुछ करते हैं तो वो चीज़ हमारे में आ जाती है, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो क्या ये ट्रू है? तो आपने कोई हैबिट बनाई तो ब्रेन ऑटोमेटिकली 21 दिन के बाद आपसे वही चीज़ खुद से करवाने लग जाएगा। लोगों को अगर कोई सिम्टम होता है, दिखता है, वो तो अपने फ़ोन पे देख लेते हैं या AI से पूछ लेते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। वो आई थिंक वो मेडिसिन भी सजेस्ट कर देता है या कोई नॉर्मल अपने घर की रूटीन भी कोई बता देते हैं कि इसमें चेंजेस कर दो, उससे ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें गलत हैं, मेरा ये मानना है। बोलते हैं सब लोग कि मदर को कोई प्रॉब्लम है, वो आई थिंक बच्चे में भी आ ही जाती है। बिल्कुल कह सकते हैं। पुराने बंदे थे वो शायद ज़्यादा जी रहे हैं। ये बिल्कुल सही सुना। जो आने वाले बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है वो ज़्यादा जिएगी। बच्चों को आज क्रॉनिक डिजीजेस बहुत जल्दी आ रही कोई भी पर्सन है नॉर्मल लाइफ अगर उसे जीनी है तो उसको अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। फिटनेस ज्वाइन कर लेने से या सिर्फ डाइट खाने से इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि शायद मैं उल्टा सो गया या ऐसे तकिया उल्टा ले लिया। मेंटल हेल्थ भी हमारी बॉडी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालती है। एनर्जी फिजिकली मैनिफेस्ट होती है। कई लोगों को तो आई थिंक स्ट्रेस और एंजाइटी का मतलब ही नहीं पता होता। किसी इंसान के रिश्ते खराब होने से ही आपको अगर इतना स्ट्रेस हो जाता, अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा, इंसान ऑफिस में बैठा है, उसका कोई बिजनेस है और उसको कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा, वो 6 महीने से बैठा और आज वो यही सोचे जा रहा है। आज के टाइम पे तो लोग कही हुई बात नहीं समझते, तो ये तो फिर भी दिखती नहीं है ना ये सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। जी कैसे हो सर? बढ़िया जी। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे जैसे कि आप मॉडर्न साइंस काफ़ी ग्रो कर रही है बट आई थिंक फिर भी पेशेंट्स तो सरवाइव कर ही रहे हैं और बीमारियां भी उतनी ही बढ़ रही हैं। तो इसके पीछे आपके क्या विचार हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, मैं ये बोलना पसंद करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट्स की हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम नए से नए आविष्कार सुनते हैं कि आज कोई नया डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया है या आज कोई नई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि सर्जरी हो पा रही है या फिर रोबोटिक सर्जरीज भी आज के दिन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत सारी एडवांसमेंट्स हमारे मेडिकल साइंस के थ्रू हमें देखने को मिल रही हैं और हम देखते हैं कि कभी कोई मेजर इमरजेंसी का कोई केस भी आता है हॉस्पिटल के अंदर तो वहाँ डॉक्टर्स सक्षम हैं आज के दिन किसी की जान बचाने के लिए। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, वो अगर टाइमली वहाँ पहुँच जाए डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में तो उसको बचाने में बहुत हेल्प मिलती है डॉक्टर्स को, क्योंकि वो टाइमली एंटर कर चुका है और उनके पास वो सारी सुविधाएं होती हैं। आज के दिन वही टेक्नोलॉजिकली सुविधाएं होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं किसी की जान बचाने में। दूसरा पार्ट जो आपने अभी बोला इसी सवाल के अंदर वो ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं। तो बीमारियां बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, राइट? तो मेरा ये मानना है कि मेरी रिसर्च ने जो मुझे समझने में हेल्प किया है वो ये है कि बीमारी को ठीक करना एक एस्पेक्ट है, जबकि बीमारी को ये समझना कि हमारी हेल्थ कहाँ पार्ट प्ले करती है वो दूसरा पार्ट है। और क्रॉनिक कंडीशंस, आज हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशंस के साथ जी रहे हैं जिसके कारण आपको लगता है कि लोग फिर भी बीमार हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि एक तो हमने इमरजेंसी एक्यूट केयर और सर्जरीज़ को हमने इन्वेंट कर दिया और उसके थ्रू हम जान बचा पा रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हम आज के दिन क्रॉनिक डिजीज़ को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं। जी। तो आपको लगता है कि लाइफस्टाइल हमारी इस चीज़ का फ़र्क डालता है काफ़ी चीज़ों को? मैं ये बोलूँगा कि लाइफस्टाइल डेफिनेटली इस चीज़ का पार्ट है। लाइफस्टाइल में लोग यूजुअली किस चीज़ को काउंट करते हैं? लोग काउंट करेंगे कि मेरी स्लीप, मेरा स्ट्रेस और मेरा खाना। ज़्यादा से ज़्यादा कोई और इंसान इसमें कुछ चीज़ ऐड करेगा तो वो है मेरी मूवमेंट, कोई एक्सरसाइज हो गई। क्या ये 4 पहलू ही हमें ये करते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट, आज के दिन आप अगर देखना पसंद करोगे कि आपके एनवायरनमेंट का आपके ऊपर बहुत असर होता है। हम एग्जांपल दें, अगर इस रूम को अभी हम डार्क कर दें, आपके मन में कुछ और ख्याल आने लग जाएंगे। तो हम एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, जिस कारण से उसका हमारे मानसिक और हमारे इमोशनल
एस्पेक्ट के ऊपर क्या असर आता है जहाँ से डिजीज़ स्टार्ट होती है। स्टार्ट हो रहा है। जी, अच्छा, तो इमोशनली भी हमारी बॉडी पे रिएक्शंस दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर लेट्स से कि हम बात करें कि अभी आपके सामने शेर आ जाए, आपकी हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी, आपकी सांस फूलने लगेगी और आप ठंडे पड़ने लगोगे, नम होने लगोगे। नर्वसनेस जो है आपकी बहुत पीक पे आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक हम मेडिकली बात करें तो एक बचने और भागने का एक सिस्टम होता है। मुझे क्या करना है, बचना है या भागना है, यहाँ लड़ना है या भागना है। तो वो एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण हम उस तरह से सिग्नल देना शुरू करते हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स आता है। हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम बीमारी की तह तक नहीं जा पा रहे। जी। अच्छा, आजकल लोगों में ऐसा भी होता है कि काफ़ी सालों तक तो बंदा नॉर्मली जी रहा है, जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट जी, एक सडनली पता लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी जी, हो गई है। जी। सो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर ये बोलना पसंद करूँगा कि इंसान अपनी हेल्थ को ना समझ नहीं पा रहा है आज के दिन। मेरी 22 साल से ऊपर की रिसर्च है और उसमें मैंने यही समझा कि हम छोटे-छोटे सटल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर जिनको हम इग्नोर करते हैं। और जब आप उनको इग्नोर करते रहते हो सालों साल या महीनों के महीनों, अचानक से किसी इंसान को हार्ट अटैक आ गया, राइट? तो अगर हार्ट अटैक आया अचानक से, हमने तो बोल दिया अचानक से उसको हार्ट अटैक, नहीं, हमने वो साइंस इग्नोर किए हैं पहले जो बार बार दस्तक दे रहे थे आपके दरवाजे पे। भाई मेरी बात सुनो, शरीर में कुछ ख़राब चल रहा है, रिपोर्ट्स देखो, डॉक्टर को कंसल्ट करो और उसका इलाज करो। लेकिन हमने वो सारे मौके गंवाए कि आज हम इस कदर प्रॉब्लम में आ चुके हैं या मुसीबत में आ चुके हैं जहाँ पर हमें हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, महीना, 2 महीना, 3 महीने, इससे भी ज़्यादा लोगों को रहना पड़ता है। तो वो साइंस हमारे हाथों से छूट जाते हैं। तो आपके कहने के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बॉडी हमें खुद इंस्ट्रक्ट करती है जी, है ना, कि हमारी बॉडी खुद इंस्ट्रक्ट कर रही है हमें कि मुझे ये प्रॉब्लम आने वाली है। जी। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। हमारी बॉडी जो सिम्टम्स देती है, वो सिम्टम्स आप मेडिकल साइंस के थ्रू आज के दिन डायग्नोस्टिक्स प्रोसीजर्स होते हैं जो, उसमें आपकी ब्लड रिपोर्ट्स हो गई, इमेजिंग हो गई, या कोई और भी टूल्स आते हैं आज के दिन जो हमें डायग्नोस करने में हेल्प करता है। वो एक हमें सिम्टम बता रहे हैं, बॉडी हमारे से कम्युनिकेट करना चाहती है, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं और इवेंचुअली हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे पीछे तो डिजीज़ बहुत बड़ी चल रही है। तो वो क्या वो सिम्टम्स हैं, वो अच्छे से हमें कम्युनिकेट कर पा नहीं, वो हमेशा कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर समय कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो साइंस कैसे कैसे आते हैं, किसी की हार्ट रेट बढ़ जाती है किसी टाइम, किसी की भूख मर जाती है किसी टाइम, किसी को नींद अच्छे से नहीं आ रही, किसी की हार्ट रेट कम हो जाती है, बढ़ने के बजाय कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो गया, कुछ हो गया, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं। या किसी को एंग्जाइटी आने लग जाती है, किसी चीज़ को देखने पे ही उसको एंग्जाइटी आ रही है। तो एंग्जाइटी के दौरान इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हिलते हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये साइंस क्या हम इग्नोर तो नहीं कर रहे। अगर हम इग्नोर करते जाएंगे तो वो कुछ बड़ा आपकी लाइफ के अंदर धमाका करेगा, जिसको हम एक कल्मिनेशन पॉइंट, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, या किसी की किडनीज पे बहुत ज़्यादा एकदम से दबाव आ गया, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टार्ट हो गई। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की भी अगर हम बात करें तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है, बहुत धीरे, पर हमने वो सारे मौके गंवाए जिससे कि हम बीमारी को समझ सकते थे। मतलब कि बॉडी हमें पहले ही कहना चाहती है जी कि हम मेरे को ये बचा लो। जी, बॉडी हमेशा आपके साथ सर कम्युनिकेट कर रही है। हम आज के दिन इंसान जो है वो अपनी बॉडी के साथ ही डिटैच हो चुका है। क्यों? शायद मैंने पहले भी आपको ये बताने की कोशिश की है कि इंसान आज के दिन बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म में फंस चुका है। कंज्यूमरिज्म कैसे है? मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, यूट्यूब पे जाऊँगा या ब्राउजिंग कर रहा हूँ, सर्फिंग कर रहा हूँ नेट के ऊपर, कोई वेबसाइट्स को देख रहा हूँ, या फिर किसी के साथ फ़ोन पे लगा हुआ हूँ, चाहे वो काम से रिलेटेड ना भी हो तब भी मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। ये कंज्यूमरिज्म है, जो एक डिवाइस मेरे हाथ में आई है, मैं उसको बस परस्पर उसको यूज़ करता रहूँ। ठीक है? सिमिलरली
अगर आप अपनी लाइफ में और चीज़ों के ऊपर भी गौर करोगे तो आप देखोगे कि उनमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप एक कॉफ़ी को ही ले लें, इंसान घर में भी कॉफ़ी पी सकता है उसको एंजॉय करने के लिए, लेकिन इंसान स्पेशली कैफ़े में जाता। बहुत दुनिया है जो स्पेशली स्टार्ट ही अपना डे करती है पहले कॉफ़ी शॉप में जाके, और उनको वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमरिज्म है, वो कंज्यूमर हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमारी सेंसेस की जो ग्रैटिफिकेशन, फिजिकल ग्रैटिफिकेशन होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी देती हैं, जिस कारण से इंसान अपनी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करना भूल रहा है। तो ये तो आने वाले टाइम में शायद और ज़्यादा बढ़ जाएंगी ये सारी चीज़ें, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और हम अपने आप को ही, हम हैं क्या पहले तो, जैसे हम समझे कि हम सांस लेते हैं, सांस लेने से अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, एक एक सेल के अंदर आपके वो ऑक्सीजन जानी चाहिए जिससे कि आपको ज़िंदा रखा जाए। और अगर हम ये चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जी, क्योंकि जैसे आने वाले टाइम में तो लोग इस टाइम पे ही लोग अपने पर ध्यान नहीं देते हैं, लोगों के पास शायद टाइम ही नहीं है, जी, है ना, इतना बिजी शेड्यूल है लोगों का इतना। जी, तो वो लोग, उन लोगों को कैसे आप गाइड करेंगे? देखिए, जो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मेरी कोशिश ये होती है, लोग मेरे से बड़े सवाल करते हैं कि हाँ जी, हम आज क्या करें, हम लाइफ में ऐसा क्या करें कि हमें प्रॉब्लम ज़िंदगी में ना सताए। मैं उन सबको एक ही चीज़ एडवाइस करता हूँ, बॉडी की जो साइंस हैं उनको पढ़ना सीखिए। आपकी हार्ट रेट इतनी सी भी ऊपर नीचे होती है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या आपको अपनी एटलीस्ट रिपोर्ट्स खुद से निकलवानी चाहिए। उसको लेके आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो। अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं हो कि आपको पता हो कि कौन सी ब्लड रिपोर्ट्स, तो आपको अपने जो हेल्थ एक्सपर्ट है उसको ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी प्रॉब्लम से बचा जाए उतना अच्छा रहता है। तो प्रिवेंशन जो है वो हेल्प करती है। तो मैं यही समझाता हूँ। जी, तो जैसे कि अब बच्चे हैं, अब आने वाली जनरेशन तो आई थिंक इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जी, अगर देखा जाए तो। जी, और आई थिंक वो डाइट भी इस चीज़ पे मैटर करती है। न्यूट्रिशन आपने एक बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें ये समझना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो एक या दो चीज़ें नहीं हो सकती। न्यूट्रिशन बिल्कुल हेल्प करेगी आपको, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। लेकिन क्या सवाल सिर्फ इन दोनों चीज़ों का है, या एडिशनली एनवायरनमेंट को भी ऐड कर लें? क्या सिर्फ इसी चीज़ का है? मेरा ये मानना है इसी चीज़ का नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी, हमने ये घर बनाया, इस घर की अगर नींव अच्छी ना हो, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो क्या आपकी ये जो इतनी प्यारी छत है, क्या ये प्यारी छत इस फाउंडेशन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको बचा पाएगी? नहीं। सिमिलरली, अगर आपकी छत लीक कर रही है, जो आमतौर पर घरों में प्रॉब्लम आती है, छतें लीक करती हैं। अगर छत लीक कर रही है तो क्या ये बड़ी सुंदर सी दीवारें हैं जो आपकी, क्या ये उसको हेल्प कर पाएंगी छत को? नहीं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी कड़ियाँ एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जुड़ जुड़ के बॉडी के अंदर भी आपके काम करती हैं, जिस तरह से आपकी ये कंस्ट्रक्शन हेल्प करती है। और अगर आप वो कड़ियाँ नहीं पढ़ना जानते हो या समझना भी नहीं जानते हो तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जी। अच्छा, तो बंदा अपनी नॉर्मल पर्सन ही अपनी बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करे? इंसान को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, और आई कीप इट वेरी सिंपल। इंसान अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान दे, इंसान अपने मूड्स के ऊपर ध्यान दे, और इंसान होल फूड्स ज़रूर खाए। ओके, ठीक है। अगर हम होल फूड्स पे रिलाई करने लगे, मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर हम होल फूड्स पे रिलाई करने लगे तो होल फूड्स जो है उसमें प्रोसेसिंग जो है, आज के दिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है फूड के अंदर? प्रोसेस्ड फूड। आपके पास आई थिंक न्यूट्रिशन भी आए होंगे, कोई भी आए होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट ने भी यही आपको समझाने की कोशिश की होगी कि होल फूड्स जो हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो उसमें जो तत्व मिलेंगे, जो विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे आपको, वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेंगे, और वो ही आपकी बॉडी को आगे न्यूट्रिशन देने में, एक एक सेल को न्यूट्रिशन सप्लाई करने में हेल्प करेंगे। सिमिलरली स्लीप, अगर आप स्लीप अपनी ठीक नहीं कर पाते हो तो आपको आगे चल के फिर से प्रॉब्लम आएगी। स्लीप की मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा। मैंने
मैंने अभी तक किसी को ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरी स्लीप बहुत ख़राब हुआ करती थी किसी टाइम पे, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हुआ करती थी, जैसे कि आमतौर पे सबकी होती है। तो मैंने उसमें रेगुलराइजेशन कैसे की, मैंने एक ही चीज़ पकड़ी, मैंने कहा कि मेरा रात को सोना एक ही टाइम पे होगा। मैंने वो टाइम पकड़ लिया, 10 बजे के बाद या 9:30 बजे के बाद मैं नहीं सो सकता। जैसे ही मैंने वो किया तो मेरा उठना अपने आप ही रेगुलराइज हो गया। तो आप देखो कि ग्रेजुअली वो हार्मोन्स जो मेलेटोनिन, जो आपका पाइनियल ग्लैंड छोड़ता है हार्मोन जिससे कि आपको नींद आती है, वो हार्मोन जो है वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे छूटना शुरू हुआ जिससे मुझे नींद आनी शुरू हुई। नींद के बाद अपने आप जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसने मुझे एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठने में हेल्प की जिस टाइम पे मुझे उठना था। तो मुझे उस टाइम के हिसाब से सोना नहीं चाहिए, मुझे एक टाइम बांधना चाहिए। तो रेगुलरिटी जो है हमारे किसी भी डिसिप्लिन के अंदर वो हमेशा हेल्प करती है, वो हमेशा बीट करती है मोनोटोनिटी को। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि 21 डेज तक अगर हम कुछ करते हैं तो वो चीज़ हमारे में आ जाती है, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो क्या ये ट्रू है? ये एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि देखिए हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडन कर लेते हैं। हम अगर हेल्थ को भी थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें तो हेल्थ बेसिकली हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी हमें अडेप्ट करने में हेल्प करती है। अडेप्ट करने के साथ वो हमें अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करती है और डी स्ट्रेस करती रहती है। स्ट्रेस तो आएगा ही, आप एनवायरनमेंट से जब भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस आ रहा। अगर मैंने 2 मसल्स भी मूव किए ये तो इसमें स्ट्रेस तो आ ही रहा। ठीक है, एक रेस्टिंग हमारी स्पेस है और एक मूवमेंट की स्पेस है, तो उसमें स्ट्रेस आ रहा है। क्या मेरी बॉडी इस स्ट्रेस को झेल पा रही है, तो अडेप्ट कर पा रही है? अगर वो अडेप्टेशन नहीं होगी तो फंक्शन भी अच्छा नहीं होगा आगे चल के। तो यही चीज़ मैंने अपनी जो रिसर्च है उसमें सीखी, और ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपकी स्लीप, होल फूड्स और मूवमेंट, ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल था कि क्या ये चीज़ सही में होती है कि 21 डेज तक अगर पर्सन कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको आदत में बदल जाती है? जी, ये चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ रिपीट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया कि हम सो रहे हैं, मैंने अपनी स्लीप कैसे ठीक की, एक टाइम को बांध लिया, उसी पे सोना शुरू किया, तो आप देखोगे कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगे। तो आपने कोई हैबिट बनाई तो ब्रेन ऑटोमेटिकली 21 दिन के बाद आपसे वही चीज़ खुद से करवाने लग जाएगा। तो आपका डोपामीन जो होता है एक हार्मोन है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फंक्शन को करने के लिए। अगर मेरे अंदर वो डोपामीन नहीं बनेगा उस चीज़ के लिए तो मैं वो एक्टिविटी नहीं करूँगा लाइफ में। तो जैसे कि हम समझें कि जो ड्रग्स लेते हैं उनके अंदर डोपामीन बहुत ज़्यादा बनता है ब्रेन के अंदर। जब डोपामीन ज़्यादा बनता है तो उनको बहुत सीरियस ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है अपनी सेंसेस को शांत करने के लिए, तो वो ड्रग्स लेते हैं। तो अगर मेरे अंदर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर 21 दिन तक अगर मैंने वो डोपामीन बनवा दिया तो यस, वो चीज़ ट्रू होगी जो अभी आपने बोला। मतलब कि इस चीज़ें, मतलब बंदा अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। इंसान पूरी तरह सक्षम है अपने अंदर किसी भी चेंज को लाने के लिए, लेकिन इंसान ये भूल चुका है कि मैं अपनी बॉडी के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बॉडी हमें साइंस भी देती है, हम पढ़ते नहीं हैं। अगर किसी को यहाँ दर्द हो रही है आज, पूरे घुटने में नहीं है, ऊपर हो रही है, वो इसको इग्नोर करता रहेगा जब तक कि वो टोटली बैठ नहीं जाएगा, वो इसको इग्नोर करेगा। जब एकदम बैठ गया तो फिर वो किसी फैमिली मेम्बर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, आपके तो जी बहुत सीरियस मसल का इशू आ गया, क्योंकि ये नी पे नहीं है बट ये मसल का है, तो अब आपको मैं बेड रेस्ट एडवाइस करता हूँ। ये कुछ भी उनका मतलब मोडस ऑपरेंडी रहेगा कि हम ऐसे करते हैं, इसको ट्रीट ऐसे करते हैं। तो आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया? आपने सिर्फ डिजीज़ के ऊपर फोकस किया और आपने अपनी बॉडी को तो समझा ही नहीं। हमने ये कभी भी समझने की कोशिश नहीं की कि ये हेल्थ का इशू है, ना कि डिजीज़ का इशू है। अगर हम हेल्थ को समझें तो हम बॉडी के साथ हर समय कम्युनिकेट करेंगे जो हमें हेल्प करेगी वही फंक्शंस अच्छे से मैनेज करने में, जिससे कि हमारी बॉडी हमेशा अडेप्ट कर रही है और फंक्शनल
कर रही है अच्छे से। अच्छा, जैसे कि अब बॉडी सिम्टम्स दे रही है हमें, जी ठीक है, और आई थिंक हमें कोई भी सिम्टम होता है तो हम लोग इलाज भी आई थिंक उसी चीज़ का कराने जाते जी हैं, जी है ना। सो जी हमें उस चीज़ के ऊपर ना ध्यान देते हुए या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए उसके अंदर कैसे डीपली देखें हम। जी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो आपने किया है। जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो खुद से यही बोलते हैं कि ये हमारे सिम्टम्स हैं और अब आप बताओ कि इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। मैं उनको यही समझाता हूँ कि पहले हम डायग्नोस करेंगे कि इसके पीछे क्या है। और मेरा सबसे अहम मुद्दा किसी भी केस में कोई मेरे से एडवाइस लेने भी आता है, उसमें यही होता है कि चीज़ को अच्छे से समझो, जिसमें कि आपके वो चिन्ह, वो सिम्टम्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन जो हम ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं सिम्टम्स के ऊपर सिम्टम्स और पे। सिम्टम को सप्रेस कैसे किया जा सकता है, साइलेंस कैसे किया जा सकता है। लेकिन वो दोबारा से सिम्टम आपसे दोबारा से किसी आगे कुछ साल में या कुछ महीने के अंदर दोबारा से फिर से कम्युनिकेट करेगा। जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत चांस होता है कि फॉलोइंग ईयर भी उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ सकता है। ओके। ठीक है, तो बॉडी में वो चेंजेस, अच्छे चेंजेस नहीं आ पाते डिस्पाइट हमने क्या ट्रीटमेंट किए हैं, जिससे कि उनको दोबारा से वही प्रॉब्लम आती है, रिकरेंस होती है। तो अगर हम वो सिम्टम्स जो हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे, जो हमारे ट्रीटमेंट्स आज के दिन हो रहे हैं वो आई थिंक सवाल मेरे लिए ये बना हुआ है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली कि जो सिम्टम्स हैं हम उसके ऊपर फोकस ना करके हम हेल्थ को समझने की कोशिश करें। हेल्थ क्या है, कि वो सिम्टम्स क्यों जनरेट हो रहे हैं। एग्जैक्टली हेल्थ है क्या, जिससे कि वो सिम्टम्स आए ही ना। अगर वो कभी आए तो हमें पढ़ने आए, अगर हमें पढ़ने आएंगे तो हम उनका इलाज कर पाएंगे। एक सिम्टम्स की एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सिम्टम कैसे आएंगे, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, कभी अचानक से उसको समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, कन्फ्यूजन आ जाती है। उसके बाद थोड़ा सा चलने पे उसको सांस फूलता है और उसकी डाइजेशन पुअर हो गई है, अचानक से उसके स्टूल में चेंजेस आ गए, या फिर उसके अंदर एनर्जी लेवल ही बहुत लो है, हालांकि वो अच्छे से खाना खा रहा है, नींद भी उसको ठीक आ रही है, लेकिन एनर्जी उसकी पुअर है। एनर्जी पुअर है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, सेल के अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच रहा तो वो सेल कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स है। तो ऐसे क्या हमारी बॉडी अडेप्ट कर पा रही है। अगर मैं कोल्ड में गया, 10 लोग खड़े हैं और सबने स्वेटर डाला है, लेकिन मुझे ओवरकोट भी डालना पड़ रहा, मैं अडेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो मुझे गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हम खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं बॉडी के साथ, और उनको समझ के हम उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि समझना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में इतनी चेंजेस हो चुकी हैं कि वो हमें एंड में उस मोमेंट पे लेके जाता है जहां हमारा एक बड़ा तगड़ा हॉस्पिटल विजिट वाजिब है। तो ये पर बात आजकल तो आई थिंक लोगों को अगर कोई सिम्टम होता है, जी दिखता है, वो तो अपने फ़ोन पे देख लेते हैं या जी एआई से पूछ लेते हैं कि जी भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। जी वो आई थिंक वो मेडिसिन भी सजेस्ट कर देता है, जी या कोई नॉर्मल अपने घर की रूटीन भी जी कोई बता देते हैं कि इसमें चेंजेस कर दो, उससे ठीक हो जाएगा। जी आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें ठीक है? ये सारी चीज़ें गलत हैं। मेरा ये मानना है कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, वो जब भी आपको डायग्नोस करेगा तो वो चीज़ की तह तक जाएगा, चाहे वो उसका मेथड कोई भी हो। एलोपैथी है तो एलोपैथिक डॉक्टर भी अपने हिसाब से वो रिपोर्ट्स करवाएगा, उनको चेक करेगा, उसके बाद उसको उसके मन में एक पिक्चर बनेगी, एक प्रोफाइल बनेगा एक पेशेंट का, और स्पेशली बीमारी को लेके। और वो बीमारी से जब उसको समझ आएगा कि हाँ मुझे तो काम इस चीज़ पे करना चाहिए, तो वो उसी चीज़ की दवाई देगा। कि ऊपर के सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो तो सारे अननेसेसरी हैं, वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एआई से पूछोगे, वो आपको अगर ये बता देगा कि नहीं ऊपर वाला सिम्टम आप करो, नीचे वाले को भी करो, इसको भी करो, लेकिन जो एंड में है उसको मत करो। तो आपकी जो एक लाइफ के अंदर मोड़ आएगा ना, वो ये आएगा कि आप रास्ते से, जैसे हम भटक जाते ना, किसी गलत रास्ते में मुड़ गए, तो वो गलत रास्ता हो सकता है जिससे कि आप किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है और वो बेड रिडन तक हो सकता है या उसकी जान जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा हेल्थ एक्सपर्ट जो कि खुद
बहुत ही एक्सपीरियंस लेकर बैठा है, उसी से ही कंसल्ट करना चाहिए। जी। अच्छा, अब जैसे आपको 22 इयर्स हो चुके हैं इस जी। फील्ड में एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, आपने क्या चेंजेस देखे हैं इसमें कि भी मॉडर्न साइंस में या जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनके जी। साथ? देखिए, मैंने जो मेरी रिसर्च की कल्मिनेशन है, मैं आपको वो बता सकता हूँ कि मेरे को क्या समझ आया। सवाल ये नहीं है कि डिज़ीज़ क्यों आ रही है या ये कौन सी नई इंडिविजुअल डिज़ीज़ पैदा हो गई है। सवाल ये है कि मैं आज क्या देख रहा हूँ कि यंग एज में ही बच्चों को ही, मतलब कि एडोलेसेंट की एज में ही बच्चों को बहुत सीरियस क्रॉनिक डिजीज़ हो रही हैं। एलर्जीज़ तो बहुत ही कॉमन है, उसके साथ में उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आ रहे हैं। ये इस उम्र में आर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, तो डिजेनरेटिव डिजीज़ तो 25 साल, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलती है कि 25 साल लेती है। अब वो बच्चा अगर 16 साल का है लेकिन उसको वो डिजीज़ आ रही है, तो बाकी के 9 साल कहाँ से आए? ठीक है, ये समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। और उसके साथ एक ट्रेंड ये भी है जो मैंने अनकवर किया है, जिसमें कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आज के दिन लोग अगर ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ के साथ बीमार हो रहे हैं। उनको एक्यूट डिजीज़ इतना तंग नहीं कर रही जितना क्रॉनिक डिजीज़, और उनका कहीं कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा, उसको बस मेंटेन किया जा रहा है उसी स्टेट के अंदर, और इवेंचुअली वो स्टेट टूट जाती है जिससे कि उसको लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंज आता है। ये एक चीज़ है। एक ट्रेंड और मैंने देखा है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा लोग मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज़ के साथ रह रहे हैं, जो ये पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो अगर हम ऐसे ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें तो मेरा ये मानना है कि इंसान को हेल्थ के बारे में ज़्यादा समझना चाहिए बजाय कि डिजीज़ के ऊपर फोकस करें। जी। मतलब अगर पर्सन कोई अपना हेल्थ समझ जाए कि मुझे कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे क्या क्या खाना है, तो आई थिंक डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमरजेंसी केयर, एक्यूट केयर, वो चीज़ों के इंजरी अलावा हो गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, या हेल्थ एक्सपर्ट की मैं बोलूँगा आपको ज़रूरत पड़ेगी। बट ये कहना कि हम सिर्फ ये चेंजेस कर लें और उससे क्रॉनिक डिजीज़ नहीं आएगी, नहीं। आई थिंक सवाल इससे भी काफ़ी बड़ा है कि हम ये चेंजेस भी कर लें उसके बाद भी क्रॉनिक डिजीज़ आ सकती है। तो इसके ऊपर जो है आई थिंक बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है, और वो चीज़ समझना कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को चला रही है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है अभी कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे वो परस्पर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वो हार्मोन्स छोड़ते हैं, हार्मोन्स से ऑर्गन्स चलते हैं, ऑर्गन्स के साथ टिश्यूज़ चलते हैं, टिश्यूज़ कोई फंक्शन चलाते हैं। मसल इज़ अ टिश्यू। अगर मैं ये फ्लेक्स कर पा रहा हूँ आज, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसमें वो पावर आ रही है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल फंक्शन कर पा रही है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आई थिंक इसको समझने के लिए हमें बहुत बड़ी डिस्कशन करनी चाहिए। अच्छा, कई बीमारियां तो पर्सन को नहीं भी होती हैं, चलो कि जैसे कि अब कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वो बंदा नॉर्मली हेल्दी भी है, सब कुछ है, बट आई थिंक कई चीज़ें वो अपने जीन्स से लेके आता है। सॉरी, मैं समझा नहीं। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो नॉर्मली डाइट भी सब कुछ हेल्दी ले रहा है, पूरा फिट है, ठीक है, बट कई चीज़ें वो आई थिंक अपने जीन्स से लेके आता है, जेनेटिक। जी, बिल्कुल लेकर आता है। और जहाँ जेनेटिक्स की बात होती है तो वहाँ पे जो चीज़ पीछे से चल के आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी बच्चे को 16 साल की उम्र में आर्थराइटिस हो रहा है, वो आर्थराइटिस 25 साल की बीमारी है, वो 16 साल की उम्र में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये मान लूँ कि पहले सांस से ही उसको वो बीमारी स्टार्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो माँ के पेट से उसको प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो माँ की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिससे कि जब बच्चा उसके गर्भ में आया तो उस बच्चे को भी वही एनर्जी पास ऑन हुई, उसी एनर्जी से वो बच्चा पनपने लगा, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो ग्रेजुअली उसके जो एक नेचर ने इंटेंड किया था कि ये फंक्शन ऐसे होना चाहिए, अब वो ऐसे तो नहीं हो रहा क्योंकि माँ के पेट से ही खराब हो चुका है। तो जब वो ऐसे नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए था, वो ऐसे हो रहा है, तो उसका खामियाजा तो बच्चे को भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको जेनेटिकली वो बीमारी मिल चुकी है, और वो ग्रेजुअली बढ़ते 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 यहाँ पे आ जाएगी कि बच्चे को
फाइनल सिम्टम आ जाएगा जिससे कि वो डायग्नोज होगा कि इसको आर्थराइटिस है, वो तो फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट है कि आज मैंने ये देखा कि मेरे को ये सिम्टम डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है रिपोर्ट्स के थ्रू, और आज मैं लेबल्ड हूँ आर्थराइटिस के साथ। तो मेरा ये समझना है कि वो चीज़ जो इतनी पीछे से चलती आ रही है, वो चीज़ें क्या हैं जिससे कि हम बीमारी को पहले अपनी हेल्थ को ही सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें, जो हमें हेल्प करेगी। तो जेनेटिकली डिजीज़ आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन वो जेनेटिकली माँ के पेट से ही आ रही होती हैं। अच्छा, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई मदर को कोई, जैसे आजकल बोलते हैं सब लोग कि मदर को कोई प्रॉब्लम है, वो आई थिंक बच्चे में भी आ ही जाती है, या फादर में कोई प्रॉब्लम है, या फादर को कोई भी इशू है, या जैसे आजकल सब लोग कहते हैं कि ये हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो ये फादर को है, तो आई थिंक वही चीज़ सेम बच्चे को भी होती है। जी, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बीमारी होती है थैलेसीमिया। ओके। थैलेसीमिया के ट्रेट्स होते हैं ए एंड बी। अगर थैलेसीमिया के वो दोनों ट्रेट्स पेरेंट में एक है और मदर में दूसरा, फादर में एक है, मदर में दूसरा है, तो ए और बी, तो जब ये मिल जाएंगे, अब इनका ऑफस्प्रिंग जो आएगा उसको ए एंड बी की कल्बिनेशन मिलेगी, जो कि उसको थैलेसीमिया पॉजिटिव कर देगी। ये दोनों नेगेटिव हैं अभी, ठीक है, पूरी तरह नहीं है, लेकिन जब ये शादी करके बच्चा पैदा करेंगे तो इनको थैलेसीमिया की बच्चे को पूरा प्रोफाइल मिलेगा। और थैलेसीमिया जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है। और इसी तरह से अगर हम और बीमारियों को देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपको मिलेंगी जो कि जेनेटिकली बच्चों में आती हैं। जीन मॉडिफाई हो गया, म्यूटेट हो गया डीएनए के अंदर, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चा पैदा हो चुका है। तो अब हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा, जो कि मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो वो काफ़ी हद तक उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक बच्चा ठीक हो पाता है वो करते हैं। अच्छा, जैसे अब आपको काफ़ी साल हो गए हैं इसमें, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है? मैं ये बोलूँगा कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो डायबिटीज़, इंडिया एक एपिसेंटर बन चुका है, ग्लोबल आपकी कैपिटल बन चुका है, जिसमें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं डायबिटीज़ के। उसके बाद आप हाइपरटेंशन की बात करें, इंडिया हाइपरटेंशन और स्ट्रोक में, इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर भी इंडिया एपिसेंटर है पूरे वर्ल्ड का। उसके साथ अगर हम बात करें किसी और डिज़ीज़ की, तो मैं ये बोलूँगा कि आज के दिन नर्वस डिजेनरेशन, और उसमें कैसी बीमारियां आ जाती हैं, आपकी अल्जाइमर्स आ जाएगी, पार्किंसंस, ये बहुत कॉमन हो रही है आज के दिन। तो ये इंडिया में भी बहुत कॉमन हो रही है और ये बहुत बढ़ रही हैं। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बताइए, क्या कौन सी बीमारी? पार्किंसंस डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारा कॉग्निशन भी, मतलब कि एक तो है ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है, हाथ ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ठीक है, टांगे भी हो सकता है कि उसकी हिलें, और उसके साथ में उसका कॉग्निशन भी पुअर होना शुरू हो जाता है। और अगर कॉग्निशन पुअर होगा तो वो, आप उनको बोलोगे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाओ, तो वो या चढ़ो, तो वो इंसान वहीं पे ऐसे 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 करने लग जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होगा कि मुझे स्टेप के ऊपर पाँव रखना है, अच्छा, फिर अगले स्टेप पे चलना है, फिर अगले स्टेप पे। तो ऐसे इंसान को आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको संभालने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। बट ये सब बचाया जा सकता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी हेल्थ जो है वो है क्या, अगर हम उन चीज़ों को एड्रेस करें तो मैंने आपको कई बीमारियां अभी बताने की कोशिश की हैं। इसमें कैंसर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स। फैटी लीवर इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और मैं विटामिन डी के बारे में एक और चीज़ बोलना पसंद करूँगा कि विटामिन डी जो है उसके इतने सारे फंक्शंस हैं, और अगर विटामिन डी हमारे अंदर कम हो जाए तो हमारे अंदर होमोसिस्टीन से लेके बोन्स की प्रॉब्लम्स तक आ सकते हैं। होमोसिस्टीन क्या करता है, अगर होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में ख़राब हो गया तो वो आपकी आर्टरीज या वेन्स हैं उनको क्लॉग करना शुरू कर देगा, बंद करना शुरू कर देगा, एंडोथेलियल डैमेज देगा, और जो आर्टरी ऐसे होती है वो ऐसे होना शुरू हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा, जिससे कि ऑर्गन का फंक्शन ख़राब होगा या किसी बॉडी पार्ट का फंक्शन ख़राब होगा, और इवेंचुअली वो बीमारी आपके हार्ट में पहुंच सकती है या स्ट्रोक दे सकती है। और अगर वो चीज़ आए तो आप समझ सकते हो कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं
जो बढ़े जा रही हैं, पर इंसान ये समझ नहीं पा रहा। आज के दिन तो हमारे पास बड़ा अच्छा एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट भी आता है, लिवर में क्या चेंजेस आए हैं। हमें उसको भी मतलब कि अपने हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उसके थ्रू हमें ये रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा चल रहा है। अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आप क्या मानते हो कि एक हेल्दी पर्सन क्या है या कैसे है? हेल्थ सर, मैं ये बोलना पसंद करूँगा कि हेल्थ जो है यूजुअली इंसान इसको, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए आपका सवाल आंसर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ। आप हेल्थ को डिफाइन कीजिए, आप क्या समझते हो अगर आप हेल्थ तो हेल्थी हो? अगर आज के जनरेशन के लिए देखा जाए तो हेल्थ के अकॉर्डिंग तो नॉर्मल पर्सन हेल्दी होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल है, आप अगर अपने आप को हेल्थी बोलते हो तो किस बिनाक पे बोलते हो? हेल्दी हो, उसमें कोई डिजीज़ ना हो। डिजीज ना हो। ये एग्जैक्टली सवाल मेरे पास डेली मल्टीपल टाइम्स आता है, और इंसान बोलता है कि मेरे को कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं अपने आप को हेल्थी बोलता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि मैं बीमार हूँ। और मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि हेल्थ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी सारी चीज़ें मिलके इस कमरे को ही चलाने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे ही बॉडी के अंदर आपके कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 12 तो आपकी कोर ऑर्गन्स ही होती हैं, फिर आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सब इकट्ठे मिलके आपको वो अडेप्ट करने में, जिस एनवायरनमेंट में आप हो, जिस चीज़ को आप, जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हो, या जो भी आपके मन में चल रहा है उसको आप करने की कोशिश करो, चाहे आंखें बंद करके, चाहे चल के, चाहे किसी भी सिचुएशन में, तो उसके लिए अच्छे से अडेप्ट करना और उसके लिए अच्छे से फंक्शन करना, ये इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो इंसान को आज के दिन नहीं समझ आ रहा। अब आप देखो, हेल्थ और डिजीज़ दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और हम मॉडर्न मेडिसिन में भी अगर आप देखें तो वो डिजीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर नहीं। आप अगर किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट को पकड़ लोगे, आप किसी एक जिम वाले को, इंस्ट्रक्टर को पकड़ लोगे, या फिर आप कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, या कोई, जैसे कि आपने पहले भी मेरे से बात की थी, रेकी प्रैक्टिशनर है, आप उसको पकड़ लोगे। ये सब एक इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनपुट देने की कोशिश कर रहा है, बट कोई ये समझ नहीं पा रहा कि मूल मुद्दा हेल्थ का है। हेल्थ ही किसे बोलते हैं या हेल्थ किसको बोलते हैं? अगर हम इसको समझ लें तो मेरा ये मानना है कि आप डिजीज़ फ्री हो सकते हो, या एटलीस्ट डिजीज़ तो आनी है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजीज़ क्यों आती है। डिजीज़ आती है क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसमें चेंजेस ऐसे बॉडी के अंदर ऐसे आने शुरू होते हैं, क्योंकि आज हमारा एनवायरनमेंट जो है, हम उसको किसी और तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। टिश्यूज़ के अंदर चेंजेस, एनर्जी के अंदर चेंजेस, स्लीप के अंदर चेंजेस। तो वो चेंज तो आना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको हम कितने अच्छे से मैनेज करें कि बॉडी हमारी अच्छे से फंक्शन करती चली जाए। आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी जी गए, अचानक से 107 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आता है, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी निकाल दी। लाइफ में 3 या 4 बार उनको कोई डिजीज़ आई, उसके अलावा नॉर्मल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो तो सबको आते हैं, बट मेजर डिजीज़ उनको कोई नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ कि उस समय हो रहा था और आज इंसान ऐसा नहीं कर पा रहा? आज अगर हम वैसे बात करें कि इंसान की उम्र पिछले कुछ सालों के मुकाबले आज क्या है, आज मैं ये बोलूँगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बड़ी एडवांसमेंट की है, जिसके कारण हमारी जो लॉन्जेविटी है वो बढ़ चुकी है, क्लोज टू 72 ईयर्स हो गई है, 71 आप लगाओ। तो पहले अगर हम 1960 की बात करें, 1960 में ही 52 ईयर्स हुआ करती थी। अच्छा। तो लोग जल्दी मरा करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनके बारे में मेडिकल साइंस को या किसी और पैथी को समझ ही नहीं आ रहा था, जिससे कि ट्रीटमेंट्स नहीं हो पा रहे थे। पर आज के दिन वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ट्रीटमेंट की वजह से। ट्रीटमेंट की वजह से। तो ये समझना कि हेल्थ है क्या, आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे आगे। नहीं, अब जैसे कि लोग
तो मैंने जहाँ तक सुना है या पीछे से जितना भी लोग बोलते हैं, जी तो वो तो आई थिंक ये कहते थे कि जो पुराने बंदे थे वो शायद ज़्यादा जी रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही सुना, मैंने आपको यही अभी बताने की कोशिश की है। पहले देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पहले पॉपुलेशन भी कम हुआ करती थी, तो हम तो पूरी पॉपुलेशन, आज के दिन क्या पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम आंकड़े देखेंगे। आज के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो एक्चुअली ऊपर जा रहे हैं। आपको इंटायरिटी में देखना, मैंने इकोसिस्टम की बात की है तो उसमें आपको इंटायरिटी में देखना पड़ेगा। अगर आज के दिन 8 बिलियन लोग हैं तो 8 बिलियन में से कितने लोग साल में मर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप लॉन्जेविटी तय कर पाओगे। तो इसी तरह से अगर हम 1960s में जाएं तो उसमें लॉन्जेविटी जो थी वो एक्चुअली कम थी इंसान की, पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से, हाँ जी। और उनका रहना सहना, उनके पास क्या ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के लिए, और क्या वो अपने आप को डायग्नोज भी कर पाते हैं, टाइमली डायग्नोज कर पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी। और स्पेशली अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ तो चलती ही मॉडर्न मेडिकल साइंस ही थी, लेकिन वो उस समय इतनी एडवांस नहीं थी, जिसके कारण उनके वहाँ पर जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक्यूट डिजीज़ है, उनसे डेथ बहुत हुआ करती थी। आज के दिन तो इंसान को हार्ट अटैक भी हो जाता है, वो टाइमली जाके बच जाता है। ये पहले नहीं हुआ करता था। अगर कोई घर पे हार्ट अटैक किसी को हो गया तो वो बचेगा नहीं, ठीक है जी। तो हम इस तरह से अगर इवैल्यूएट करें तो हाँ, इसीलिए लॉन्जेविटी जो है, आयु जो है इंसान की, इसीलिए बढ़ रही है आज के दिन। आज के टाइम पे 71 है, 71 प्लस। ओके जी, तो मतलब जो आने वाले बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है वो ज़्यादा जिएगी पुराने के हिसाब से। मैं ये बिल्कुल होप करता हूँ कि बच्चे ज़्यादा जिएंगे, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बच्चों को आज क्रॉनिक डिजीज़ बहुत जल्दी आ रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एलर्जीज़, ठीक है, फैटी लीवर आज के दिन बच्चों को होता है। बच्चे प्लम्पी बहुत होते हैं, उम्र छोटी है लेकिन वैसे ही इतना प्लम्पी हो चुका है, हिलना पसंद नहीं करता। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और उनके पेरेंट्स जो कि उनके गाइड्स हैं, वो उनको क्या समझा पा रहे हैं लाइफ में, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। उनके टीचर्स उनको क्या रोल मॉडल की तरह नॉलेज या टीचिंग्स दे पा रहे हैं। अगर वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करते हैं तो वो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी लाइफ से उसको क्या एजुकेशन या नॉलेज दे पा रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्यूज़ हैं, लेकिन इन सब का असर उस बच्चे की साइकोलॉजी पर होगा। उसके मन में जो छवि बनेगी उसकी मैनिफेस्टेशन ही उसकी लाइफ में आगे होने वाली है। तो मेरा ये सच में मानना है कि हमारे पास एडवांसमेंट तो बहुत हो रही है, लेकिन डिजीज़ेस भी बहुत बढ़ रही हैं, क्रॉनिक, एक्यूट नहीं, क्रॉनिक। तो क्रॉनिक का हमें ये जो ताला लगा हुआ है, हमें ये दरवाज़ा खोल के किसी तरह अंदर जाना ही जाना है, जिससे कि बच्चे अच्छी तालीम लेकर अच्छे डिसीजंस ले पाएँ लाइफ में, और उसके साथ उनकी उम्र एक्चुअली लंबी हो। अच्छा, एक्यूट और क्रॉनिक में क्या फ़र्क है? जी, एक्यूट डिजीज़ेस सर, किसी को अभी इंजरी हो जाए, लेट्स से कि घुटने में या उसकी एंकल में चोट आ गई, या फिर उसको इन्फेक्शियस डिजीज़, अभी हम बोलते हैं फ्लू हो गया किसी को, फ्लू ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन चलेगा, 5 से 7 दिन का कोर्स होता है उसका। तो बॉडी खुद से उसमें उसके साथ लड़ने में सक्षम होती है, तो बॉडी लड़ती है। अगर स्वस्थ है इंसान तो उसकी बॉडी खुद से लड़के उस फ्लू को बाहर निकाल देती है। तो फ्लू हो गया। ऐसे ही किसी को कोई छोटी बाउट भी आई। छोटी बाउट कैसी आई? मैं इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, मैं इसको छोटा बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ इसको छोटा मत समझना। इंसान को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ चल रही है, ठीक है, चले जा रही है, क्रॉनिक है, चले जा रही है, 27 साल हो गए, अचानक से उसको आज हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको एक एक्यूट डिजीज़ की तरह ही लेगी, उसको स्टेबलाइज करेगी बीमारी को, उसके बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाएगा, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। उनका काम यही है कि जान बचानी है और उसको घर भेजना। उसके बाद उसका दोबारा से वही कोर्स चलता रहेगा, जिससे कि वो दोबारा बीमारी उसको एक झटका फिर से देगी। तो इसीलिए हम सुनते हैं कि एक इंसान अगर पहले झटके में बचा तो उसको दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथे में कोई नहीं बचता, राइट। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसकी हेल्थ है क्या। और इसी तरह से मैंने जब रिसर्च की तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को डीपर जाकर समझा
कि इंसान के ऊपर एक्चुअली वो कौन से सवाल होने चाहिए जिसको वो आंसर करे, जिसके थ्रू उसकी लाइफ और आयु खुद से बढ़े। जी, तो ये है। आप एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में क्या फ़र्क है, मेरा सवाल मैं ये वो था। भी आपको एग्जांपल्स क्रॉनिक में देता हूँ। मैंने एक्यूट की आपको बता दी। हाँ जी। क्रॉनिक जो डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर जैसे कि हमने डिजेनरेटिव डिजीज़ की बात की, 25 साल किसी बीमारी को लगते हैं। कई डिजीज़ होती हैं जो कुछ महीने के अंदर भी क्रॉनिक बन जाती हैं। कोई भी डिजीज़ 30 दिन को क्रॉस करती है तो वो क्रॉनिक बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आर्थराइटिस हो गए, फैटी लीवर हो गया, हाइपरटेंशन होगी, सारी उम्र गोली चलेगी उसकी। आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी, CKD, सारी उम्र चलती है वो, उसका डिटीरियोरेशन चलता ही रहेगा डिजीज़ के थ्रू। तो पैंक्रियाटाइटिस हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया, आप पेरिकार्डाइटिस हो गया। आप डिजीज़ की लिस्ट बोलोगे तो वो सब चलने वाली हैं। पर समझने की बात यह है कि क्रॉनिक और उसमें मूल तौर पे डिफरेंस क्या रहता है। एक्यूट डिजीज़ 30 दिन के नीचे और जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो 30 दिन के बाद कितना भी टाइम ले सकती है। लाइफ टाइम भी हो सकता है। लाइफ टाइम भी हो सकता है और लाइफ टाइम ही चलती हैं मेजॉरिटी डिजीज़। जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला या सबसे ज़्यादा आपने ऐसा कौन सा केसेस देखे हैं क्रॉनिक में जो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है? मेरे हिसाब से आज के दिन जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं वो एक तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो गई, ठीक है जी, जिसमें हाइपरटेंशन आ जाता है। और उससे भी बड़ी अगर मैं बोलूँ तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ टाइप 2। ठीक है जी। तो डायबिटीज़ जो है ये सबसे पहले आपके पेट में प्रॉब्लम आएगी, पेट से आपका मेटाबॉलिज्म हिलेगा, मेटाबॉलिज्म जब हिला तो उसके बाद पैंक्रियाज और लिवर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपस में उनका कम्युनिकेशन टूट जाएगा। जैसे हम अपनी हेल्थ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम वो साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे ही आप समझिए कि वो दो बॉडी के पार्ट्स हैं, एक ग्लैंड है और एक ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है। वो दोनों आपस में जब काम नहीं अच्छे से कर पाते तो किसी इंसान को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है जिससे कि डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये डायबिटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा। हालांकि बड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ के ऊपर ही फोकस करते हैं और वो बहुत एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक वो डिजीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और चैलेंज जो है मेरे हिसाब से वो आना चाहिए हेल्थ के ऊपर। जी, कि जो उसका रूट कॉज जैसे हम जी 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 जी, हमें पहले हेल्थ को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम डिजीज़ के ऊपर फोकस करें। डिजीज़ तो आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएगी, और वन सॉल्यूशन डजंट फिट ऑल। अगर मैं एक ही दवाई बना दूं उससे सबको, अगर मुझे ये नहीं समझ आएगी कि कहाँ पे कम्युनिकेशन टूटी है तो वो दवाई वहाँ काम नहीं करेगी। अगर उसके लिए कर रही है तो इसके लिए शायद ना करे, इसीलिए डायबिटीज़ ठीक नहीं हो पाती। जी, सबसे ज़्यादा इस टाइम पे डायबिटीज़ बढ़ रही है जी, अगर देखा सबसे जाए तो। ज़्यादा इंडिया में सबसे और ज़्यादा। सेकंड वन आपने बताया कि हाइपरटेंशन हो गई। हाइपरटेंशन हो हाँ गई। जी, क्रॉनिक हार्ट डिसीज़ हो गए। अच्छा, आपके हिसाब से अगर कोई भी पर्सन है नॉर्मल लाइफ अगर उसे जीनी है, सो उसको क्या अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? जी, लाइफस्टाइल सर खुद से एक पार्ट है। मैंने आपसे पहले ही बोला लाइफस्टाइल सिर्फ एक पार्ट है। आप इसको ऑन अ स्पेक्ट्रम या ऑन इकोसिस्टम समझने की कोशिश करें। हम हैं क्या? वी आर एनर्जी। एनर्जी को कहीं अडेप्ट करना है। आप साइंस का वो पन्ना याद कीजिए जब आपने बचपन में साइंस के बारे में पढ़ा होगा। इन अ सेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस वो एनर्जी ऐसे करती है। ये आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा, राइट, बचपन में। तो आप उसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो उसका एक एस्पेक्ट है कि वो इस कंडीशन के अंदर वो इस तरह से काम करती है, तो उसी तरह से आपकी बॉडी, आपने 4 कदम चले, गर्मी का मौसम है, आपने 4 कदम सीढ़ियों के चढ़े, आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, चाहे गर्मी का भी मौसम है। आप ठंड में खड़े हो, आपको ओवरकोट भी लेना पड़ रहा है, ट्रेंच कोट ले रहे हो, कुछ कर रहे हो,
जबकि आपके साथ में जो लोग खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वेटर्स में खड़े हैं, वो ऐसे खड़े हो पा रहे हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, जो उसको अडेप्ट करने में, उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में, या उस फंक्शन के साथ या उस एक्टिविटी के साथ जो वो करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ अडेप्ट करने में उसको हेल्प नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन जो है वो टूट रही है, जो उसको ठीक चलाने में, फंक्शन करने में हेल्प करती है। तो अगर हम इस तरह से देखना शुरू करें तो आपको बड़ा फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कि ये तो टोटली डिफरेंट लाइन जा रही है और ये टोटली डिफरेंट लाइन जा रही है। मतलब सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से नहीं, या फिटनेस ज्वाइन कर लेने से जी, या सिर्फ डाइट खाने से जी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। अब एस्पेक्ट की बात करें, स्ट्रेस। कोई इंसान अब एक ही घर में 5 लोग रह रहे हैं, वो 5 लोग जब उस घर में रह रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उनका जो 6वां मेंबर है उसकी शादी हो चुकी है, फीमेल है, और वो फीमेल के घर में प्रॉब्लम आ रही है इन लॉज के साथ, ठीक है। अब मदर फादर परेशान हो रहे हैं, उनके दूसरे बच्चे हैं, वो भी एक अनमैरिड डॉटर है और दो लड़के हैं उनके, जिनमें से एक मैरिड हस्बैंड है। और वो सारे के सारे मेंबर्स लगे हुए हैं कि किसी तरह हम इस इस प्रॉब्लम का हम हल ढूंढ लें और उसकी हेल्प कर पाएं। लेकिन जब वो रात को सोने जाते हैं, किसी को तो नींद ठीक आ रही है, किसी को नींद आ ही नहीं रही है, किसी की नींद बार बार टूट रही है, ठीक है। तो हम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक स्टिमुलस है, स्ट्रेस स्टिमुलस है, स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, किसी का घर टूट रहा है या घर में अनबन चल रही है या खराबी चल रही है, उससे वो स्टिमुलस जो है वो इस इंसान को सोने ही नहीं देता, इस इंसान की नींद बार बार तोड़ता है, इस इंसान को कोई और ही प्रॉब्लम देने लगा हुआ कि वो थोड़ी देर भी चलता है उसको थकावट होने लगती है। फटीग एक बहुत बड़ा इशू है और इंसान इसको इग्नोर करता रहता है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इतनी सारी एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, फिर आपकी फिज़िकल जो है कैपेसिटी, ठीक है, रेस्टोरेशन, आप रिस्टोर कर पाते हो अपनी डेली? अगर आप सोते हो उठते हो उसके बाद, क्या आपके अंदर वो सारे सिस्टम्स फिर से रिस्टोर हो जाते हैं ताकि अगले दिन आप वही काम अच्छे से कर पाओ? जब उसकी डिप्लीशन होती जाएगी तो क्या होगा, इंसान लेसलेस हो जाएगा, वो ऐसे बैठेगा, उसके अंदर ना तो सोच रह गई है, उसके अंदर ना कोई एनर्जी रह गई है, उसके अंदर ना कोई काम करने की ताकत रह गई है। वो डिप्लीशन होती गई। इट्स लाइक अ बैटरी, वो बैटरी जैसी नीचे आती गई, वो इंसान जो है वो अपनी रेस्टोरेशन ख़त्म कर गया। हम डेली रिचार्ज करते हैं ना, सोने का मकसद होता है हमारा, हम अपने सारे सिस्टम्स को रीसेट करें और रीस्टोर करें ताकि अगला दिन हम उसी फ्रेशनेस के साथ दोबारा से कितना भी स्ट्रेस आ जाए उसके साथ हम अडेप्ट कर पाएँ। तो ये समझने की, अगर आपको ये मूल तौर पे समझ आ जाए कि 5 लोग डिफरेंट या 6 लोग उस घर में बैठे हैं, वो 6 लोग डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अब आपको हेल्थ का जो सवाल मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी आजकल शायद लोग फ्रेश नहीं उठते हैं, नेक्स्ट डे एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, जी, है ना। और बहुत सारे लोगों को तो सुबह गर्दन में ही दर्द शुरू हो जाती है। बट वो तो आई थिंक वो अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि शायद मैं उल्टा सो गया या ऐसे तकिया उल्टा ले लिया, वो ये कह रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी ने अडेप्ट नहीं किया जिससे कि वो स्ट्रेस में नॉर्मल स्लीप नहीं ले पाए, इसीलिए उनको करवट बदलने पड़े बहुत ज़्यादा नींद के अंदर। तो इसीलिए आज उनके गर्दन के अंदर पेन आ रही है सुबह उठते ही। वो स्ट्रेस के साथ अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए। पर बॉडी तो आपकी ऐसे बनी है कि आप कोई भी स्ट्रेस आए आप उसको झेल पाएँ, अनलेस कि आपकी बाजू टूट जाए, वो बहुत एक्सट्रीम पर स्ट्रेस है, बाजू टूट जाए तब तक तो आप स्ट्रेस झेल सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्पोर्ट्स पर्सन है,
आप अगर मिक्स मार्शल आर्ट्स देखोगे, जूडो देखोगे, कोई भी जिसमें कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, वो लोग खून तक बहा देते हैं एक रिंग के अंदर। अगर वो लड़ रहे हैं वो खून तक बहा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े काम रहते हैं। स्ट्रेस के साथ बड़े अच्छे से अडेप्ट करते हैं, बड़े अच्छे से, बड़े विगर के साथ वो अपनी प्रतिभा वहाँ दिखाते हैं। तो आम इंसान जो है, क्षमता उसके पास भी उतनी है, लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके ऊपर कुछ ऐसा, मतलब कि उसके ऊपर कुछ ऐसा असर हुआ है लाइफ का, या लाइफ के किसी पहलू का, जिससे कि वो रेगुलेशन जो है ना स्ट्रेस को मैनेज करने की, वो बिगड़ गई है। तो वो अब स्ट्रेस जो है वो किसी को सांस फुला देगा, बैठे बैठे ही उसको घबराहट होने लग जाएगी। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको बैठे बैठे घबराहट होने लग जाती है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, ये बड़ा कॉमन डायलॉग सेंटेंस है, राइट? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा। तो अगर हम इतनी सिंपल सी चीज़ से उसको समझना चाहें कि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, स्ट्रेस से हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, स्ट्रेस से नर्वसनेस आएगी, स्ट्रेस से फियर आएगा, स्ट्रेस से एंग्जाइटी आएगी, स्ट्रेस से इंसान के कदम रुक जाएंगे। ठीक है? तो अगर हम ये चीज़ें समझने की कोशिश करें तो आपको तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये कितना डीप जाता है। और इसीलिए इतना डीप रिसर्च, मेरे हिसाब से इतनी डीप रिसर्च हेल्थ के ऊपर भी होनी बनती है। अच्छा, आपके इस आंसर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंटल हेल्थ भी हमारी बॉडी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालती है। बिल्कुल सर, मेंटल और इमोशनल। आप मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं इस पे डिस्कस करूँगा, बट मैं आपको ये बता दूँ, एनर्जी फिजिकली मैनिफेस्ट होती है, ठीक है, लेकिन मेंटल और जो इमोशनल है, मेंटल और इमोशनल प्लेन्स वो बहुत हायर हैं। ठीक है? एक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होती है, गर्मी में होती है या ठंड में होती है? गर्मी में। गर्मी में, ठीक है। तो आपके थॉट्स ज़्यादा आते हैं या आप ज़्यादा कदम दिन में चलते हो? थॉट्स। तो मेंटल प्लेन की हमने बात की, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी है, फिजिकल जो है उसको फॉलो करती है। तो अगर आप इसको, ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, तो अब आपको थोड़ा सा और समझ आना शुरू होगा कि हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेस मैनेज करना, लाइफस्टाइल को मैनेज करना, एनवायरनमेंट को मैनेज करना। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कुछ भी है, राइट? आपका वर्क है, राइट? तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ नहीं पाओगे, इनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है। हेल्थ तो एक खुद से, मेरे हिसाब से एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें, आप आज के दिन मोबाइल फ़ोन देखते रहते हो, बार बार देखते हो, तो उसकी स्क्रीन आपको स्ट्रेस दे रही है या नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो रात को सोते हुए भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और फिर बोलते हैं, नेक्स्ट डे आके बोलते हैं मैं रात को ना सो नहीं पाया। ऑब्वियसली क्योंकि उसकी ब्लू लाइट जो है आपको डिस्टर्ब कर गई। और सोने से कम 1 घंटा पहले इंसान को मोबाइल बंद कर देना चाहिए, अनलेस कि उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई इमरजेंसी नहीं है तो। जी जी, है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो जो लाइफस्टाइल ही है, अगर ये भी मोबाइल फोन्स भी या कुछ भी, अगर हमारा स्क्रीन टाइम भी, ये भी एक लाइफस्टाइल का ही पार्ट है अगर देखा जाए तो। एब्सोल्युटली, ये सब लाइफस्टाइल का पार्ट है। हम कितने कदम चलते हैं, ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, लाइफस्टाइल का पार्ट है। हम कितने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, अभी तो मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में आपको बताया ही नहीं। मैंने एक घर की बात की जहाँ पे 6 मेंबर्स रह रहे हैं, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं आगे, और उनमें से भी एक बेटा जो है वो मैरिड है, एक बेटा अनमैरिड है और एक बेटी अनमैरिड है, और एक बेटी मैरिड है उनकी, जहाँ पे डिस्टर्बेंस है। अब आप सोचो कि एक रिश्ता जो वो बाहर इतनी दूर है, वो इतने लोगों को परेशान कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप्स आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, आपको ये समझ ही नहीं आ रही। तो फिर आप सोचो कि अगर वो रिलेशनशिप की आपको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहा है, वो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस एनवायरनमेंट में उसका पार्ट है। तो अगर आपको वो ही नहीं समझ आएगा तो आप हेल्थ को कैसे समझोगे, आप डिजीज़ को कैसे समझोगे? डिजीज़ तो एक कल्मिनेशन पॉइंट है जो आपको बॉडी हमेशा बताने की कोशिश करती रही, वो आपने इग्नोर किया, इवेंचुअली आप डायग्नोज हो जाते हो
किसी सिम्टम के साथ, वो सिम्टम लेबल कर दिया जाता है कि ये डिजीज़ है। डिजीज़ तो मैं बार बार लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजीज़ तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है किसी चीज़ की। हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है। अनमैनिफेस्ट स्टेट जहाँ से वो हुई, आप उसको रिजॉल्व करो, उस ताले की चाबी ढूंढो जिससे वो रिजॉल्व हो, ताकि ये डिजीज़, अगर हम 100% इसको नहीं भी ठीक कर पा रहे हैं, लेट्स से कि हम सिर्फ इसको 40% ठीक कर पाते हैं, 60% उसके सिम्टम्स रहते हैं, वो ठीक ही नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे उसके कोई भी रीजंस हो, नहीं ठीक हो सकती, बट एटलीस्ट अब वो जो जहाँ पे वो बैठी है उसकी ये प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ से आगे तो नहीं बढ़ेगी। हमने तो उसको रिवर्स किया है 40%। एटलीस्ट स्टॉप तो हो जाएगी वो तो वहाँ पे। आपका लाइफस्टाइल 40% मूव करने से भी इम्प्रूव करेगा कि नहीं? तो अगर लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेगा तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी जीत होती है। तो इसीलिए हेल्थ को समझना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉइंट है आज के दिन। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसा क्या चेंज करना चाहिए ह्यूमंस को या किसी को भी कि भी वो अपने लिए या हेल्दी लाइफ जी सके? जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्लीप सही रखे, उसका एक साइकिल होना चाहिए, उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। 11 बजे के बाद तो किसी को सोना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है, अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत पड़ जाए, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है तो 10 बजे के बाद नहीं आपको सोना चाहिए, नहीं तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। और तो अगर मैं 10 बजे सोना शुरू कर दूँ डेली, ऑटोमेटिकली मैं 5 बजे 4:30 बजे उठना शुरू करूँगा, या 5:30 बजे भी उठूँ तो भी बहुत अच्छी स्लीप मुझे मिलेगी। और उसके साथ में आप होल फूड्स खाइए। अगर वो होल फूड्स मैं खा पाऊँ, तो जैसे कि आपके होल फूड्स में आ गए आपके सेब हो गए, ठीक है, संतरे हो गए, कोई भी मतलब कि जो नेचुरल प्रोड्यूस है, अगर हम उसको होली खाएं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर आप मूवमेंट अपनी लाइफ में ला पाएँ, आप डोसाइल ना बैठे हैं, एक ही चेयर पे बैठे हैं, बस बैठे हैं सारा दिन निकाल दिया, तो अगर उसमें आप चेंजेस कर पाएँ, पॉजिटिव चेंजेस कर पाएँ, वो भी स्ट्रेस बस्टर्स होती हैं जिससे कि आप स्ट्रेस के साथ बेटर अडेप्ट कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें। उसके भी ऊपर एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, ये चीज़ें मैंने पहले भी बोली हैं, लेकिन उससे भी ऊपर अगर मैं कोई चीज़ बोलना चाहूँगा वो ये है, जब भी आपको बॉडी के साथ बैठने का मौका मिले, आप बॉडी के साइंस को पढ़ने की कोशिश करो। हार्ट रेट कैसी चल रही है, दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इंसान को खुद से समझना चाहिए, नहीं कुछ डिस्टर्बेंस है जिससे मैं ठीक नहीं हूँ। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए उसको तफ्तीश करनी चाहिए डॉक्टर के साथ मिलके कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है तो क्यों आ रही है। और जब वो उसकी तफ्तीश करेगा, जितनी जल्दी तफ्तीश करेगा उतनी जल्दी वो ठीक होने के लायक बनेगा। जी। अच्छा, तो मतलब बेसिक नॉलेज तकरीबन सबको होनी चाहिए जी, है ना? बेसिक नॉलेज। देखिए, मेरा तो गोल ही यही है लाइफ में कि अगर मैं आज आपके साथ ये पॉडकास्ट भी कर पा रहा हूँ तो मेरा अभी भी गोल यही है कि लोग अपने बारे में समझें, अपने शरीर के बारे में समझें। और शरीर के साथ सबसे बड़ा सवाल है हेल्थ। मेजॉरिटी क्या, मैं बोलूँगा कि 100 आउट ऑफ 100 लोग यही बोलेंगे कि मैं हेल्थी हूँ क्योंकि मुझे कोई डिसीज़ नहीं है। लेकिन वो आंसर नहीं है हेल्थ का। हेल्थ मेरे हिसाब से बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और जिसके लिए बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है। बट अगर मैं उसको संक्षेप में बयान करने की कोशिश करूँ तो हेल्थ वो होगी जिसमें आपके सारे सिस्टम्स, चाहे वो स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हो, चाहे वो फंक्शनल सिस्टम्स हो, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हों, आपके ग्लैंड्स हों, आपके हार्मोन्स हों, ब्लड हो, जो चीज़ें आपको चला रही हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करके बॉडी को अडेप्ट करने में हेल्प कर रही हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं और उसको फंक्शन करने में अच्छे से हेल्प कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी ही ब्रॉडर टर्म है जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी डिस्कशन कर सकते हैं। जिसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन करके देखिए ज़रा, अगर हम, है ना, कि अगर डिजीज़ जैसे कि बता रहे हो। अच्छा, चलो उससे पहले मेरा एक ये सवाल है जी। तो कि अगर किसी पर्सन को कोई पेन हो
कोई भी पेन हो, स्टमक पेन हो, तो उसे डॉक्टर के पास जाके सीधा दवाई ले लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर सीधा दवाई अगर आपको लिख के देता ना, अगर देखो मैं किसी की प्रैक्टिस पे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये भी गेस नहीं करना चाहूँगा कि डॉक्टर ने सीधे ही आपको पर्ची पे दवाई लिख दी। आपने डॉक्टर से क्या कम्युनिकेट किया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेशेंट जाकर एक एक कान को पकड़ना है, कान को ऐसे भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन कान को ऐसे भी पकड़ा जा सकता है। तो आप किस तरह से डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करते हो? क्या डॉक्टर ओवरबर्डन्ड है उस समय? अगर वो ओवरबर्डन्ड है या वो थका हुआ है, तो शायद वो उतने अच्छे से आपको आंसर ना दे पाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा, वो उतना अच्छे से केस को समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद ही वो कोई आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा, और वही एक अच्छे प्रैक्टिशनर की निशानी भी है। जी। नहीं, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन को, ज़रूरी नहीं कि स्टमक पेन हो या कोई भी पेन होता है, जैसे अगर किसी को, सो वो जाके दवाई ले लेता है नॉर्मली, चाहे वो किसी भी डॉक्टर से ले लेता है, जी। तो वो चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर अपनी बॉडी को थोड़ा समय देना चाहिए? या नहीं, जितनी जल्दी हो सके आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या प्रैक्टिशनर के पास जो एक्सपर्ट है उसके पास जाना चाहिए। कभी भी मैंने पहले भी आपको 2 सवालों में यही चीज़ बयान करने की कोशिश की है कि जितनी जल्दी आप वो साइन पढ़ोगे, उतनी जल्दी आप एक्सपर्ट के पास जाओ, उसकी तफ्तीश करो कि ये क्यों हो रहा है। ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है? पेशेंट तो अपनी प्रॉब्लम ही लेके जा सकता है, वो सिम्टम बताएगा। अब डॉक्टर को या हेल्थ एक्सपर्ट को उसके ऊपर तफ्तीश करने का मौका देना चाहिए कि वो क्या फाइंड आउट करता है इस पर्टिकुलर केस में। उसके हिसाब से जो वो रिकमेंडेशन करता है वो आपको करनी ही पड़ेगी। मतलब हमारे को हमारी बात भी डिलीवर करनी आनी चाहिए ना, कि बिल्कुल आनी चाहिए, क्या बताना है, बिल्कुल वो चीज़ें हमें पूरी बतानी चाहिए पर्सन को। बहुत सारी चीज़ें ना वो मिसकम्युनिकेशन के कारण मिसडायग्नोज हो जाती हैं, और ये बहुत होता है हेल्थ प्रैक्टिस में कि पेशेंट अपनी बात को बयान ही नहीं कर पा रहा। और कई बार तो हमें जो पेशेंट आता है उसके साथ में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या उनके फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं से बहुत बार सवाल करना पड़ता है कि क्या ये जो बताने की कोशिश करें ये ठीक भी है या नहीं। और कई बार हमें कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स भी मिलते हैं। तो आई एम श्योर कि दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी कैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने किसी से पूछा कि आपको पेन कहाँ पर हो रही है, उन्होंने बोला मेरे यहाँ पेन हो रही है, यहीं तक उन्होंने बता के छोड़ दिया। मैं बाद में जब सारा इलाज देखता हूँ, प्रॉब्लम को समझ लेता हूँ, मैं यहाँ का इलाज कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे आता है कि नहीं मुझे तो पेन यहाँ भी हो रही थी। मैंने कहा आपने कल बताया ही नहीं। ठीक है, हम आपके साथ भी आए थे, मैंने उनसे भी पूछा, वो कहते कि मैं था ही नहीं इनके साथ, मैं क्या बताऊँ, ये गिरे थे बाथरूम के अंदर या घर के अंदर, वहाँ इनको ये चोट आई तो इन्होंने तो यही बताया था। हाँ जी। तो लेकिन पेशेंट को वो एडिशनल पेन आ रही थी नीचे लोअर बैक में, वो उन्होंने नहीं बताया। अब चाहे चूक मेरी साइड से हुई हो, चाहे पेशेंट की साइड से हुई हो, लेकिन पेशेंट को कभी भी चूक नहीं करनी चाहिए अपनी कंडीशन बताने के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिशनर है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बताई हुई इंफॉर्मेशन पे ही तफ्तीश कर सकता है। ठीक है, मैं अगर आज सवाल ये पूछूं कि आप मुझे हेल्थ डिफाइन करो, आप प्योरली इंस्टिंक्टिवली उसी चीज़ को समझ के इंट्यूटिवली आंसर दोगे हेल्थ किसको बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता कि हेल्थ को डिफाइन करो और ये बताओ कि आपका बीमारियों के बारे में क्या नज़रिया, तो 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। लेकिन अगर मैंने आपको बताया ही नहीं, फिर मैं बाद में आपसे पूछता नहीं 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 मैंने आपसे, सॉरी शायद मेरे बताने में चूक हो गई, मैंने आपसे ये भी पूछना था कि बीमारियों के बारे में आपका क्या नज़रिया। ठीक है, ताकि ये 2 चीज़ें जो हैं अलग ट्रैक पे हैं, मैं ये जान सकूं कि आप दोनों चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो। अच्छा, जैसे अब डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदा है, ये सारी चीज़ें आई थिंक अब तो काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, हर एक चीज़ तरक्की कर रही है, हर एक चीज़ है ना, बट प्रॉब्लम्स अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हैं जी। बट आई थिंक हम लोग इस चीज़ को ऐसे देखें कि खड़ी हैं या फिर बीमारियां ही बढ़ रही हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में ये बोलूँगा कि जो आप अगर इस सवाल को ही समझने की कोशिश कीजिए, आज के दिन पेशेंट ठीक हो रहा है,
हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस या आयुर्वेदा या होम्योपैथी, हर जगह हमें सक्सेस रिपोर्ट्स मिलती हैं या सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं। तो हर जगह हमें ये देखने को मिल रहा है कि पेशेंट तो ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू क्या है, बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो बढ़ रही हैं और वो कभी ठीक नहीं हो पा रही हैं। एक सिंपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिससे कि डायबिटीज़ हो जाती है, उसकी सक्सेस रेट हम अगर मार्केट में जाके देखें कि कौन सा डॉक्टर किसको ठीक कर पा रहा है, वो बहुत ही चंद केस होंगे जो हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। वो केसेस ठीक ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें कि दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको पहले ही क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ चल रही है। ठीक है, तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ चलने से उसकी आर्टरीज क्लॉग हो रही हैं। हार्ट की आर्टरीज जो हैं वो क्लॉग हो रही हैं, और अगर वो क्लॉग हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो उनके बंद होने से हार्ट अटैक आना वाजिब है। तो उस पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया तो वो एक इमरजेंसी का इवेंट है, जिसमें कि जो हमारी एलोपैथी है, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोलें, वो बहुत ही सक्षम है। टाइम पे पेशेंट पहुंच गया, उन्होंने बचाया, उसको कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर उसको घर वापस भेज दिया गया। पर वो इवेंट उन्होंने एड्रेस कर दिया, लेकिन जो पीछे से चलता आ रहा है क्यों हुआ, क्रॉनिक डिजीज, वो उनसे नहीं संभली और उन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। जो भी उनका फिजिशियन पहले या कोई हेल्थ एक्सपर्ट पहले ही जो काम कर रहा है, वो ही काम आज भी चलता रहेगा। तो फिर वो दोबारा से कंडीशन आने का, दोबारा से इवेंट होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है लाइफ में। तब भी आई थिंक कोई भी पर्सन को अगर कोई बीमारी हो जाती है, वो कभी लाइफ टाइम तक ठीक ही नहीं होती। और इसीलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं, दो डिफरेंट ट्रैक्स हैं, ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं। और इसीलिए जो क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं वो बढ़ रही हैं। उनमें मैंने आपको जैसे पहले भी ट्रेंड्स का भी बताया कि मेरी रिसर्च ने क्या ट्रेंड्स देखे हैं। क्रॉनिक डिजीज़ेस आज के दिन बच्चों में ही आ रही हैं। क्रॉनिक डिजीज़ेस, एक इंसान है वो मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज़ेस लेके बैठा होता है, उसको स्ट्रोक भी हुआ है, उसको हाइपरटेंशन भी है, उसको क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ भी है, बाईपास हो रखी है, ठीक है, फिर उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी आ रही है, फैटी लीवर भी चल रहा, सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद अब हम बोलें कि वो पेशेंट ठीक हो जाए एक बीमारी को ठीक करना मुश्किल हुआ है, तो हम मल्टीपल डिजीजेस। तो यही मेरी रिसर्च लेकर आ रही है सामने कि बार बार हम पेशेंट्स को देखते हैं और उनमें मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज होती हैं। बट कई बीमारियां शायद आई थिंक ऐसी होती हैं जिनके बारे में पेशेंट को ही खुद नहीं पता होता। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। अब जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया पार्किंसंस डिजीज़, पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी सेंसेस ही नहीं काम कर रही हैं, उसको पता ही नहीं लग रहा। दूसरा इंसान को ऑब्जर्व करता है घर के अंदर कि इनको हाँ कोई न्यूरो की डिजीज़ हो सकती है, या इनको मुझे प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपर्ट के पास लेके जाना चाहिए, वो बताएंगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए इनको लेकर। नहीं, अगर जैसे कई लोग को स्ट्रेस होता है, जैसे किसी को, या एंजाइटी हो रही है, कई लोगों को तो आई थिंक स्ट्रेस और एंजाइटी का मतलब ही नहीं पता होता, मतलब ही नहीं पता होता कि हो क्यों रहा है या क्या हो रहा है मेरे साथ। जी है ना, तो वो चीज़ भी आई थिंक काफ़ी इफेक्ट डाल रही है आजकल बहुत। इसीलिए मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेस जो है, आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तरीके अपनाने चाहिए, अपनी बॉडी को समझना चाहिए, अपनी हेल्थ को समझना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम कि स्ट्रेस होता क्या है और वो किस तरह से किसी इंसान के रिश्ते ख़राब होने से ही आपको अगर इतना स्ट्रेस हो जाता है, अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा, इंसान ऑफिस में बैठा है, उसका कोई बिजनेस है और उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा, वो 6 महीने से बैठा और आज वो यही सोचे जा रहा है कि पता नहीं मेरे को ब्रेक कैसे मिलेगी, पता नहीं मेरे को ब्रेक कैसे। तो उसका स्ट्रेस का असर उसकी बॉडी में आपको दिखाई देगा। वो लिस्टलेस होना शुरू हो जाएगा, कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। वो आपको देखने को मिलेगा कि वो उतना खाना नहीं खा पा रहा। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एक बहुत ही बड़ा, मैं बोलूँगा सबसे बड़ा, अगर आपको साइन देखना है ना किसी के अंदर कि ये इंसान स्वस्थ है या नहीं, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियस माइंड क्या है, वो क्वेश्चंस पूछेगा, वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेगा। अगर आप किसी को भी देखें
तो अगर आपके पॉडकास्ट पे कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट आए हों तो वो आपको बताएंगे कि लोगों को किस तरह से डिप्रेशन ख़त्म करता है। तो अगर लैक ऑफ क्यूरियोसिटी है तो वहाँ सोशल कनेक्शंस भी टूटने शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ जाना ये डिप्रेशन की तरफ चला गया। लेकिन वो सब एक ही हेल्थ का पार्ट है। अगर आपको वो हेल्थ समझ आ जाए तो आप उसको होने से रोक सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। मतलब मेन तो एक एनर्जी है, देखो सर, जहाँ तक मेरा भी हम मानना है। एनर्जी हैं। हाँ, क्योंकि हम इवॉल्व कर रहे हैं ना। देखो जब बच्चा पैदा होता है उसके कोई मूछें दाढ़ी कुछ नहीं है। अगर हम मेल की बात करें, फीमेल है तो उसके लंबे बाल नहीं होते जब पैदा हुआ, बट ग्रेजुअली वो एनर्जी चेंज होती रहती है उसी टेम्परेचर और कंडीशंस, प्रेशर कंडीशंस के अंदर वो ग्रेजुअली चेंज होना शुरू करती है। एक वो चेंज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसकी पहली सांस के साथ। और आप इन अ मैटर ऑफ डेज एंड वीक्स देखोगे कि वो बच्चा बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे आप देखोगे 18 साल का हो गया, हमारे बराबर खड़ा हो गया। फिर आप उसको 30 साल बाद देखोगे उसकी फैमिली भी हो गई है, अब उसके पास 1 या 2 बच्चे हैं या एटलीस्ट उसकी मैरिज हुई है। तो आप देखोगे कि अब वो अपने घर को अच्छे से संभाल पा रहा है। वही बच्चा जो 100% डिपेंडेंट था अपनी मदर के ऊपर या अपने फादर के ऊपर, वो आज 30 साल के बाद उसकी एवोल्यूशन होए जा रहा है, उसकी सोल का एवोल्यूशन होए जा रहा है और उसकी बॉडी का एवोल्यूशन होए जा रहा है। वो किस चीज़ से हो रहा है? एनर्जी से। नहीं तो हम बड़े ही नहीं होंगे, हम तो उतने ही रह जाएंगे, राइट। पत्थर को अगर हम देखें वो बड़ा नहीं होगा, जिस सांचे में ढल गया बस ढल गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। तो हेल्थ भी एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो हमेशा आपके साथ है। और अगर हम इस तरह से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो शायद हमारा नज़रिया कुछ और हो इन चीज़ों के बारे में। क्या नज़रिया हो? चलो अच्छा, नज़रिया हमारा ये हो कि हाँ, मेरे को अगर कोई स्ट्रेस है, मेरे को अगर कोई एनवायरनमेंट स्टिमुलाई है जो मुझे तंग करता है, मुझे इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि ये किसी बीमारी का रूप ना ले। ठीक है। और अगर उससे कोई बीमारी आ भी रही है तो भी मुझे उसको जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मैं इसको मैनेज करना सीखूं। ठीक है। आपको कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट अगर उससे ठीक भी कर देगा, वो दोबारा से आ सकती है अगर वो उस चीज़ को आप मैनेज करना नहीं जानते हो। तो हमें एक बैलेंस बनाना, हेल्थ बेसिकली आपके बॉडी के अंदर बैलेंस बनाती है। वो बैलेंस अगर बिगड़ गया तो प्रॉब्लम आएगी, अनहेल्थी होंगे, राइट। तो वही चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ओवर थिंकिंग भी आजकल बहुत चल रहा है। आजकल बहुत सारे लोग मतलब देखा है, सुनने में भी बहुत आया है। ऐसी कोई चीज़ होती है? ओवर थिंकिंग बहुत होती है सर। बेसिकली जब आपके ब्रेन के अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं, उन हार्मोन्स के साथ आपके थॉट भी जनरेट होता है। ठीक है। वो एक बाय प्रोडक्ट होता है एक बायोकेमिकल रिएक्शन का। तो अगर वो थॉट आ रहा है, वो 3 स्टेट्स में हो सकता है। पहली स्टेट पॉजिटिव हो सकता है, दूसरी स्टेट नेगेटिव हो सकता है, तीसरी स्टेट न्यूट्रल हो सकता है। अच्छा। जिसका असर ही ना हो, मेरी लाइफ पे कोई असर ही नहीं है उसका। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो आपको किसी एरिया में प्रोपेल कर सकता है, अगर नेगेटिव है तो आपको नीचे लेके आ सकता है, बॉडी में चेंजेस लेके आएगा। जो भी नेगेटिव होगा उन बॉडी में चेंजेस लेके आएगा। और अगर वो न्यूट्रल होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो यहाँ आया और जैसे ही आपने प्रोसेस किया वो चला भी गया। आपके अंदर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं होगी। तो हमें बनना किसकी तरह चाहिए? हमें बनना तो न्यूट्रल चाहिए, राइट। बट इंसान क्योंकि अपने आप को ही नहीं समझ रहा तो उसके ऊपर उसके रिलेशंस का, उसके स्क्रीन टाइम का, उसके यूट्यूब का, उसके लाइफ में अगर वो कॉफ़ी का बड़ा शौकीन है, ठीक है, तो वो फिज़िकल ग्रेटिफिकेशन है जो सेंसेस की, वो बहुत हावी है उसकी लाइफ में। तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि उसको कैसे कंज्यूमर बनाया गया। मैं अगर कंज्यूमर, अगर मुझे गर्म सरफेस अच्छी लगती हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा नहीं, जलता हुआ नहीं, अगर मुझे वो गर्म अच्छा लगता हो, मैं तो बार बार किसी चीज़ को टच करके फील करने की कोशिश करूँ। वो फिज़िकल ग्रेटिफिकेशन है। यहाँ से जो हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं वो नर्व्स के थ्रू सिग्नल लेकर जाएंगे हमारे ब्रेन के अंदर
और मुझे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ये तो अच्छा गर्म जो चीज़ मैं कोमल चाहता हूँ वो चीज़ हो सरफेस रही है, है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को समझना कि हाँ मैं उसमें ना फंसूं, न्यूट्रल एस्पेक्ट होना चाहिए। न्यूट्रल कितने बंदे होंगे इस टाइम पे? बहुत कम होंगे सर। न्यूट्रल इंसान के बारे में बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी को देखो, इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट वो अपनी लाइफ में परस्पर आगे चले जा रहा है, उसको ना इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है। ही इज़, अगर इंग्लिश में मैं इस सेंटेंस अगर एक बोलना चाहूँ, ही इज़ अनफेज्ड बाय एनी स्टिमुलाई व्हाटसोएवर। किसी चीज़ का उसके ऊपर कोई भी अच्छा बुरा कोई असर नहीं हो रहा, वो इंसान बहुत ही सुखी होगा, आपको बहुत सुखी मिलेगा। बट आजकल तो इस टाइम पे ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं। रेयर हैं, मैं ये हाँ। बोलूँगा रेयर हैं, बट कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा उठी हुई सोल्स होती हैं, उनको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, भांप लेते हैं कि इसका मेरे ऊपर क्या असर आएगा, ये पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेगा या नेगेटिव एनर्जी। और वो उन लोगों को आप देखोगे कि वो बड़ी जल्दी, अगर उनको कोई गलत इंसान भी मिल जाए तो वो बड़ी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं, वो रुकना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता कि इवेंचुअली मेरे ऊपर इसका असर आएगा ही आएगा, उसको हार्म करेगा, वो रुकना पसंद नहीं करेंगे वहाँ पे। जी जी। ये तो एनर्जीज जैसे सोल में भी होती है इन सारी चीज़ों, उसका फ़र्क सोल पे भी पड़ता है? सोल के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। सोल सब कुछ एब्जॉर्ब करती है, जो एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हो आज, वो सब एक्सपीरियंसेस सोल एब्जॉर्ब करेगी, और उसके पास आपके पिछले लाइफ टाइम्स के भी एक्सपीरियंसेस एब्जॉर्ब होंगे और इस लाइफ टाइम के भी सारे एक्सपीरियंसेस एब्जॉर्ब करेगी। तो सोल का अपना माइंड भी होगा जिसमें ये सारी मेमोरीज बनती जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल के कॉन्सेप्ट को भी एनर्जी से समझो, बेसिकली जब इंसान शरीर छोड़ता है, उसकी सोल शरीर छोड़ रही है, तो वो एनर्जी जो है, सोल की एनर्जी जो है, वो शरीर से बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो बाहर आई तो इंसान ने सांस लेना बंद कर दिया और उसके सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बंद हो गए। ठीक है, तो उसने उस लाइफ टाइम में जो कार्यकाल करना था, जो काम करने थे, जो एक्सपीरियंसेस लेने थे और जो सीख लेनी थी, उसने वो ली और वो चले गई। तो मेरा तो ये भी मानना है कि इंसान को कभी भी अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है तो उस पर रोना नहीं चाहिए, उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसने कोई अच्छे कर्म किए हों, उसको सेलिब्रेट करो, बजाय कि इंसान रो रो के। क्यों? क्योंकि अब आप इमोशंस में फंस गए, आप एक एक्टर बन गए। एक एक्टर जो है वो कुछ कर्म करेगा, चाहे पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे। न्यूट्रल तो बहुत ही रेयर होते हैं लोग जो न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल कौन लोग काम करेंगे? जैसे कि किसी ने कोई सोसाइटी में कोई बीड़ा उठाया कि मुझे कुछ किसी कम्युनिटी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए या इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर्म करके जाना, कुछ मुझे अच्छा देकर जाना उनको, वो उस तरह से न्यूट्रल कर्म करेगा। पर न्यूट्रल लोग बहुत कम दिखाई देने को मिलते हैं। साइंटिस्ट जो डिस्कवरीज करते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नया छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि निकोला टेस्ला, जिसने कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तक इजाद की, वो इंसानियत को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता था। तो आप सोचो कि अगर हम 1920 में फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेकर बैठे होते, आज हम 2026 में हैं, 1920 में अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेकर बैठे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता ह्यूमैनिटी के ऊपर। बट वो सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे वाजिब हैं। उस समय बिज़नेस किसी और तरह से होता था, आज हम किसी और तरह से सोच रहे हैं। शायद टेस्ला का टाइम कुछ और था। पर ये है कि हर चीज़ जो है, सोल आपकी एनर्जी के थ्रू चल रही है और हर चीज़ जो है वो 100% रिकॉर्ड किए जा रही है। जो आपके आसपास हो रहा है, आपका एक दायरा है, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड किए जा रही है। जी, मतलब मेन पावर तो सोल है। जी, सोल आपको गाइड करती है, आपको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बहुत परस्पर गाइड करती रहती है। लेकिन क्योंकि इंसान अपने आप को भूल रहा है,
तो वो सोल को समझना तो दूर की बात, वो तो एनर्जी को ही नहीं समझ पा रहा कि शरीर वो अपनी बॉडी को ही नहीं एनर्जी समझ का, पा रहा, तो हाँ जी, एनर्जी को तो क्या हेल्थ ही को नहीं समझेगा। समझ पा रहा, तो बॉडी तो उससे भी परे है। तो इसलिए ये तालमेल सारे टूट चुके हैं। और हम बात करें तो ये कलयुग चल रहा है, तो इसमें इंसान को बहुत ही कम नॉलेज होनी वाजिब भी है। ये युग ही ऐसा है कि इंसान को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम सब एनर्जी से बने हैं, और सोल खुद एक एनर्जी से बनी होती है, बड़ी सटल एनर्जी जो दिखाई नहीं दे सकती। लेकिन जैसे ही सोल बॉडी को छोड़ती है तो उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आप स्टोरीज़ देखो, मैं स्टोरीज़ लिटरली लिखी हुई किसी लेखक की नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी का नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE बोलते हैं उसे, नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों का सुनो, आपको हज़ारों स्टोरीज़ मिलेंगी इंटरनेट के ऊपर। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में अगर आप लोगों को जानने की कोशिश करो तो वो बहुत अच्छे से बयान करेंगे, एक एक सेकंड को बयान करेंगे, उसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ है, उस ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था, उसको सब पता होता, क्योंकि वो उस रिल्म से बाहर आ गया, उसने टेम्परेली बॉडी को छोड़ दिया है। लेकिन उसको बोला जाता है कि यू गो इनसाइड योर बॉडी, टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है। ये चीज़ तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गई मेरे हाँ लिए। जी, हाँ जी, ये एक्चुअली बहुत लोगों के साथ होता है। हम्म, और चैलेंज ये है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। और जब लोग इसको नहीं समझ पा रहे तो आप सोचिए कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल होगा उनके लिए समझना। नहीं, बिल्कुल जी नहीं समझ पाएंगे लोग तो। जी वही जी तो, आज के टाइम पे तो लोग कही हुई बात नहीं समझते, तो ये तो जी फिर भी जी, दिखती नहीं है ना ये सारी चीज़ें, हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीज़ें तो नहीं समझ पाएगा पर्सन। जी 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 जी, बिल्कुल। लेकिन साइंस हमें ये बार बार समझाने की कोशिश करती है, हम साइंस को भी झुटला रहे हैं कहीं ना कहीं। साइंस हमें बताती है मैग्नेटिक फोर्स है, साइंस हमें समझाती है कि एक आपकी पोटेंशियल फोर्स है, एक आपकी मोमेंटम की फोर्स है, एक आपकी काइनेटिक फोर्स है। तो ये सारी एनर्जीज मिलके फोर्स बनाती हैं, ये फोर्स बनाती हैं। तो फोर्स तो आपको दिखाई नहीं देती ना, एनर्जी दिखाई देती है। मोमेंटम क्या है? किसी चीज़ का तेज़ी से चलना, कितनी तेज़ी से चल रहा है डजंट मैटर, तेज़ी से चलना उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम जो है वो हमें दिखाई तो नहीं देता, वो तो हमें तो एंटिटी चलती हुई नज़र आती है, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो हम हो, इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। तो जो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही, हमें उसका कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना। इसी तरह हमें हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट समझना है। सर, इससे तो मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है, आई थिंक आज के टाइम में, जी है ना। जैसे कि लोग स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हैं, तो आई थिंक वो लोग सोल की भी काफ़ी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ बढ़ती जा जी रही है। जी सो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो लोग झुक रहे हैं, जी सो उससे भी लोगों की हेल्थ में कुछ काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। जी, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी, पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी इज़ एंडलेस लव टुवर्ड्स द यूनिवर्स, ठीक है। और वो जब आपके अंदर आता है तो आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस में जाते हो। ब्लिस, आनंद, जो वर्ड है उसके लिए हिंदी में वो आनंद। तो जो हमारे कोशास लिखे गए थे उसमें आनंदमय कोश जो है, फाइनल कोश हमारी लेयर्स हैं बेसिकली, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में। तो आखिरी लेयर जो है वो आनंदमय कोश की है, ठीक है। तो आनंदमय इज ब्लिसफुलनेस। और जब वो ब्लिसफुलनेस में जाती है तो हमारा कण कण जो है वहाँ पे सेल, एक एक सेल हमारा आनंद की स्टेट में चला गया। जब वो आनंद की स्टेट में गया तो वो परस्पर अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है, अच्छे से अडाप्ट कर पा रहा है, और जैसे कि नेचर ने उसको इंटेंड किया था वो उस तरह से काम कर पा रहा है। तभी आजकल आई थिंक लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं। जी, लोगों का उधर जाने का झुकाव इसीलिए आया है क्योंकि उनको कन्वेंशनल आंसर्स जो है ना आज के दिन अवेलेबल, कोई रिलीजन को पकड़ता है, कोई किसी गुरु को पकड़ता है, या कोई अपनी नॉलेज लेने के लिए किसी लाइब्रेरी में बुक्स को एक्सेस करता है, किसी भी तरह से। बेसिकली तो ये सारे रास्ते किस लिए बने हुए हैं? ताकि सोल का एवोल्यूशन हो, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो स्पिरिचुअलिटी का हमेशा रहेगा। योगी जो थे स्पिरिचुअल बीइंग्स थे, और उन्होंने घोर तपस्या करके, मेडिटेशन करके उन्होंने वो ज्ञान लिया
जिससे कि उन्होंने आज ऋग्वेद हमें हमारे लिए छोड़ा है बना के, और उसमें सारी एनर्जीज़ की बात की गई है। तो वो चीज़ें जब इंसान को समझ आनी शुरू होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि वो हमें फ्रीडम देती है, हमें खुशी देती है, इसलिए आज इंसान उसकी तरफ ज़्यादा झुक रहा है। तो कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल होंगे वो ज़्यादा हेल्दी होंगे? मैं ये बोलूँगा कि स्पिरिचुअल, मैं हेल्थी के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि वो न्यूट्रल होना सीख जाते हैं लाइफ के अंदर, जिससे कि ना लेफ़्ट ना राइट, उनका एक गोल है, उसके ऊपर वो काम करते रहेंगे, और मेजॉरिटी उनका गोल जो रहता है वो ह्यूमैनिटी को हेल्प करने का रहता है। जो इंसान हेल्पफुल है वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ है। किसी इंसान को आप हेल्प तब कर पाओगे जब आप समर्थ हो। अगर आप ही समर्थ नहीं हो तो किसी की आप कैसे हेल्प करोगे? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, किसी और को तो क्या ही जानेंगे। जी बिल्कुल, है ना? जी। तो यही है। तो अच्छा, तो इसको जैसे कि अब हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं सर, सो अब हम बताएं कि लोगों का आप अपना नज़रिया बताइए कि वो लोग कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ या अपनी हेल्थ या अपनी डेली लाइफ अच्छे से जी सकें। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं ये बोलूँगा कि जो कोई भी इंसान इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, वो इससे ये चीज़ें समझने की कोशिश करे कि उसको क्वेश्चन सबसे पहले आंसर क्या करना है कि हेल्थ है क्या उसकी। अगर वो हेल्थ को समझ पाएगा तो वो जो छोटे सिम्टम्स, सटल चेंज बॉडी के अंदर, अच्छा आज मेरी गर्दन क्यों दर्द कर रही है, वो जाके उसी समय डॉक्टर या किसी हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट करेगा। उस हेल्थ एक्सपर्ट को जितनी जल्दी कंसल्ट करेगा उतनी जल्दी वो बड़ी प्रॉब्लम को आने से रोक पाएगा। जितना डीप हम क्वेश्चन रखेंगे किसी के सामने, उतना डीपर आंसर मिलेगा, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना बढ़िया इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम लाइफ में ले पाएंगे, जिससे हमारी हेल्थ सुधर पाए।